AP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान के बारे में देखेंगे। और पाकिस्तान भारत का पश्चिमी सीमावर्ती पड़ोसी देश है। पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को हुआ। इसकी सीमा पश्चिम में ईरान, उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान व दक्षिण पूर्व में भारत से मिलती है। इसकी मुख्य नदी सिंधु दक्षिण वाहिनी है, जो अरब सागर में गिरने से पहले इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज व काबुल नदियाँ आकर मिलती हैं। सिंधु व इसकी सहायक नदियों से नहरें निकाली गई हैं, जिससे देश के एक बड़े भाग में सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछा हुआ है। इसलिए यह नहरों का देश कहा जाता है। भारत विभाजन के पश्चात इसके अंतर्गत दो भाग किए गए, जिसमें पहला है पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा है पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान एक लंबे संघर्ष के बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बन गया। और आगे देखेंगे हम लोग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अवस्थित पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है। पाकिस्तान का संवैधानिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। पाकिस्तान के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः हिंदकुश, सुलेमान व किरथर पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनकी ऊंचाई 1000 से 3000 मीटर तक है। इन पर्वत श्रेणियों में अनेक दर्रे हैं। खैबर, गोलम व तोची प्रसिद्ध दर्रे हैं। दक्षिण पश्चिमी भाग में बलूचिस्तान का पठार विस्तृत है। और इस प्रकार से समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 300 से 1000 मीटर है। उत्तर पूर्वी भाग में पोतवार पठार फैला हुआ है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। दक्षिण पूर्वी भाग में मरुस्थल प्रदेश मिलता है। यह मरुस्थल भारत के पश्चिमी भाग में विस्तृत थार मरुस्थल का ही अंग है। मरुस्थलीय भाग के दक्षिण पश्चिम में सिंधु का मैदान विस्तृत है। इस मैदान की प्रधान नदी सिंधु अपनी सहायक नदियों झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास व सतलज के साथ प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती हैं। इन नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई जलोढ़ मिट्टी के कारण यह भाग काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ जलवायु की सामान्य विशेषता यह है कि गर्मियों में उच्च तापमान 450 से व शीत ऋतु में कठोर शीत 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पड़ता है। और पूर्वी भाग में स्थित जैकोबाबाद विश्व का सबसे अधिक गर्म प्रदेश है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का औसत तापमान 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। और आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंट्री नेपाल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं नेपाल। आधिकारिक रूप में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल एक दक्षिण एशियाई भूपरिवेष्टित हिमालयी राष्ट्र है। नेपाल के उत्तर में चीन का स्वायत्त शासी प्रदेश तिब्बत है और दक्षिण पूर्व व पश्चिम में भारत अवस्थित है। नेपाल के 81% नागरिक हिंदू धर्मावलंबी हैं,
नेपाल विश्व का जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। नेपाल की राजभाषा नेपाली और नेपाल के लोगों को भी नेपाली कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची 14 हिम श्रृंखलाओं में से 8 नेपाल में हैं। विश्व की सबसे ऊंची 14 हिम श्रृंखलाओं में से 8 नेपाल में हैं, जिसमें संसार का सर्वोच्च शिखर सागरमाथा भी एक है। सागरमाथा को ही माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण नेपाल को प्रायः हिमालय राज्य कहा जाता है। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका संवैधानिक नाम किंगडम ऑफ नेपाल है। नेपाल की आकृति चतुष्कोणीय है व इसकी राजधानी काठमांडू है। नेपाल एक पर्वतीय देश है जिसके 4 भौगोलिक खंड हैं, जिसमें पहला है महान हिमालय प्रदेश और नेक्स्ट है आंतरिक हिमालय और तीसरा है बाह्य हिमालय, चौथा है तराई प्रदेश। और इस प्रकार से माउंट एवरेस्ट की चोटी से निकलने वाली अनेक नदियाँ, जिनमें कोसी व अन्य नदियाँ यथा करनाली व गंडक यहाँ के गहरे ढाल व गहरी घाटियों से होकर बहती हैं। इस भाग में अवस्थित चोटियों की औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। महाभारत लेख व महान हिमालय के बीच नेपाल की प्रमुख काठमांडू की घाटी है। इस भाग में बहने वाली प्रमुख नदियाँ सेती, करनाली, भेरी, काली गंडक, त्रिशूली, सोन, कोसी, अरुण व तमूर है। इस भाग में अवस्थित चोटियों की औसत ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर के बीच है। इस भाग में अवस्थित अनेक भ्रंश घाटियों में खेती की जाती है। और इस प्रकार से तराई प्रदेश में मुख्यतः भावर व तराई का क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है, जो नेपाल का दक्षिणी भाग है। इस भाग में चूरियां पर्वत श्रेणियां फैली हैं, जो सवाना घास व सागवान के वृक्षों से ढकी है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों में एक देश है जिसका नाम मालदीव है। आइए देखते हैं मालदीव के बारे में। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है मालदीव। मालदीव हिंद महासागर में लक्कादीव सागर या लक्षद्वीप सागर में स्थित है। इसमें श्रीलंका और भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में क्रमशः 435 मील एवं 250 मील दूर स्थित द्वीपीय देश है, जो कि 26 प्रवाल भित्तियों की दोहरी श्रृंखला से बना है। यह जनसंख्या और भूक्षेत्र दोनों ही दृष्टियों से एशिया का सबसे छोटा देश है। इसमें कुल 1192 छोटे द्वीप हैं, जिनमें से 200 पर मानव आबादी है। उल्लेखनीय है कि मालदीव विश्व का समुद्र स्तर से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित देश है। मालदीव समुद्र स्तर से औसतन मात्र 1.5 मीटर ऊंचा है तथा इसका उच्चतम प्राकृतिक भू स्तर 2.3 मीटर ही है। इसके 80% भूभाग की समुद्र स्तर से ऊंचाई तो 1 मीटर से भी कम है। नवीनतम आकलनों के अनुसार 2100 ईस्वी तक विश्वव्यापी तापन के कारण समुद्र स्तर में 60 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे मालदीव के अधिकांश भाग के डूबने की आशंका है।
और यही कारण है कि यह देश जलवायु परिवर्तन को लेकर अत्यधिक संवेदनशील है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे थाईलैंड। पूर्व काल में श्याम नाम से अभिज्ञात थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य में स्थित एक देश है। इसकी उत्तरी सीमाएं म्यांमार और लाओस से, पूर्वी सीमाएं लाओस और कंबोडिया से, दक्षिणी सीमाएं मलेशिया और थाईलैंड की खाड़ी से तथा पश्चिमी सीमाएं अंडमान सागर और म्यांमार के दक्षिणी हिस्से से घिरी है। इसकी समुद्री सीमाएं दक्षिण पूर्व में थाईलैंड की खाड़ी में वियतनाम से तथा दक्षिण पश्चिम में अंडमान सागर में इंडोनेशिया और भारत से मिलती है। और इस प्रकार से राजनीतिक रूप से थाईलैंड संवैधानिक राजतंत्र है। राजा भूमिबोल अदुल्यादेज वर्ष 1946 से यहाँ पर शासन किया, जो कि उन्हें थाई इतिहास का सर्वाधिक दीर्घावधिक राजा और विश्व का वर्तमान सर्वाधिक दीर्घावधिक राज्य प्रमुख बनाता है। यहाँ की 3/4 जनसंख्या थाई मूल की है तथा देश का सर्वप्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। वर्ष 2008 से थाईलैंड राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है तथा यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्र के समर्थकों, जिन्हें रेड शटर्स कहा जाता है, द्वारा निरंतर विरोध प्रदर्शनों के दौर जारी हैं। थाईलैंड हाल ही में प्रीह विहार मंदिर को लेकर कंबोडिया के साथ हुई रक्तरंजित सैन्य झड़पों के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में था। और इस प्रकार से बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, जो चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है। बैंकॉक को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। फुकेत द्वीप थाईलैंड का प्रमुख खनन स्थल एवं टिन खनन क्षेत्र है। मेनाम नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है। एशिया में सर्वाधिक रबर उत्पन्न करने वाला देश है। इस देश को दक्षिण पूर्व एशिया का चावल का कटोरा और सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कंबोडिया। आइए देखते हैं कंबोडिया। यह दक्षिण पूर्व एशिया में भारत चीन प्रायद्वीप पर स्थित है। लाओस के दक्षिण एवं थाईलैंड और वियतनाम के बीच अवस्थित है। नाम पेन यहाँ की राजधानी है, जो मेकांग नदी एवं टोनले सैप नदी के संगम पर अवस्थित है। इसकी 50% भूमि पर वन है। वनों में मूल्यवान इमारती लकड़ी भरी पड़ी और इस प्रकार से आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि कुल कृषि योग्य भूमि के 80% भाग में चावल की खेती होती है। पशुपालन और मछली पकड़ने का काम काफ़ी उन्नत है। लोहा, तांबा, मैग्नीज और सोना भी मिलता है। 19वीं सदी में फ्रांसीसी प्रभाव इंडो चीन में बढ़ चला था। वैसे वह 16वीं सदी में ही इस प्रायद्वीप में आ गए थे और अपनी शक्ति बढ़ाने के अवसर की खोज में थे। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे 1854 ईस्वी में कंबोज के निर्बल राजा अंकुडो ओंग ने अपना देश फ्रांसीसियों के हाथों सौंप दिया। नरोत्तम प्रथम 1858 से 1904
के बीच में इन्होंने 11 अगस्त 1863 ईस्वी को इस समझौते को सुनिश्चित कर दिया और अगले 80 वर्षों तक कंबोडिया फ्रेंच इंडो चीन का एक भाग बना रहा। कंबोडिया फ्रेंच का रूपांतर है। फ्रेंच का नाम कंबोज या कंबोजिए से बना है और इस प्रकार से 1904 से 1941 के बीच में सियाम और फ्रांसीसियों के बीच होने वाले युद्ध में कंबोडिया का कुछ प्रदेश सियाम को दे दिया गया, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1945 ईस्वी में यह भाग उसे पुनः प्राप्त हो गया और इस प्रकार से इस समय कंबोडिया में स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस ने कंबोडिया को एक नया संविधान 6 मई 1947 को प्रदान किया, किंतु इससे वहां के राष्ट्र प्रेमियों को संतोष न हुआ और उन्होंने 8 नवंबर 1949 में फ्रांसीसियों को एक नए समझौते पर हस्ताक्षर करने पर विवश कर दिया, जिससे उन्होंने कंबोडिया की स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता को स्वीकार कर लिया। नोर्दम सिंहानुक देश के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए थे। कंबोज वास्तविक अर्थ में भारतीय उपनिवेश था। वहाँ के निवासियों का धर्म, उनकी संस्कृति एवं सभ्यता, साहित्यिक परंपराएं, वास्तुकला और भाषा सभी पर भारतीयता की छाप थी, जिसके दर्शन आज भी कंबोज के दर्शक को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से आगे देखेंगे कि हिंदू धर्म और वैष्णव संप्रदाय और तत्पश्चात 1000 ईस्वी के बाद बौद्ध धर्म कंबोज के राज धर्म थे और यहाँ के अनेक सांस्कृतिक अभिलेखों को उनकी धार्मिक तथा पौराणिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण भारतीय अभिलेखों से अलग करना कठिन ही जान पड़ेगा और इस प्रकार से पुराने अरब पर्यटकों ने कंबोज को हिंदू देश के नाम से ठीक ही अभिहित किया। कंबोज की राजभाषा प्राचीन काल में संस्कृत थी। उसका स्थान धीरे धीरे बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण पाली ने लिया और आज भी यह धार्मिक क्षेत्र में यहाँ की मुख्य भाषा बनी हुई है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।